राइट, सो आज हम स्टार्ट करें PT 365 साइंस एंड टेक का यूनिट 3 से स्पेस टेक्नोलॉजी। तो पहला टॉपिक है इसमें मार्स ऑर्बिटर मिशन। सो इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन, या कॉमनली नोन एज मंगलयान, ये स्पेसक्राफ्ट जो है अभी अभी इसने जो ग्राउंड स्टेशन है इसरो का, उसके साथ कम्युनिकेशन जो था उसका ब्रेक हो गया है। सो विच मार्क्स द एंड ऑफ द 8 long years ऑफ दिस मिशन। सो मार्स ऑर्बिटर मिशन काफ़ी न्यूज़ में था अब तक, लेकिन अब ये मिशन एंड हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें और ये जो डिटेल्स है इसके बारे में वापस रिवाइज करनी पड़ेंगी। सो एम क्या था इस मार्स ऑर्बिटर मिशन का? सो द एम वाज टू एक्सप्लोर द मार्शियन सरफेस फीचर्स, मिनरोलॉजी एंड एटमॉस्फेयर यूजिंग इंडिजिनियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी था उसका भी एक डेमोन्स्ट्रेशन होना था, यानी हम एक इंटरप्लानरी मिशन भेज रहे हैं जिसके अंदर जो पूरा प्लानिंग है, डिज़ाइनिंग है और उसका मैनेजमेंट और ऑपरेशन पार्ट सब इसरो की फैसिलिटी में होना था। तो इसका भी टेक्नोलॉजी एक डेमोन्स्ट्रेशन होना था। तो ये टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव थे मार्स ऑर्बिटर मिशन के। अब इसके बारे में की फैक्ट्स की अगर हम बात करें, तो PSLV का C-25 जो रॉकेट था उसके थ्रू इसे लॉन्च किया गया था बैक इन 2013, एंड इट वाज इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लानिटरी मिशन। सो ये एक रिमार्केबल फीट था। और एज यू नो, इंडिया ने पहले ही चांस के अंदर सक्सेसफुली इस मिशन को कंडक्ट कर लिया था, और इंडिया इस सेंस में पहला कंट्री बन गया था जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट के अंदर एक इंटरप्लानिटरी मिशन जो है मार्स के ऊपर, उसको सक्सेसफुली एस्टैब्लिश कर लिया था। सो इंडिया बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री एंड फोर्थ कंट्री ओवरऑल टू गेट टू मार्स। ठीक है, इससे पहले रशिया था, यूएस भी पहुंचा हुआ है, और यूरोपियन यूनियन का जो सैटेलाइट था वो भी पहुंचा हुआ है। अब इस मिशन के अंदर टोटल वेट की बात हम बात करें तो 850 केजी का टोटल वेट था इसका। एंड इसके अंदर 5 साइंस रिसर्च पेलोड्स थे, जो अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या इक्विपमेंट्स इसके अंदर थे। एंड दिस स्पेसक्राफ्ट वाज बीइंग ट्रैक्ड बाय द इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, जिसका लोकेशन बेंगलुरु में है। तो अभी करंटली इसका लोकेशन जो इससे कम्युनिकेशन था वो ब्रेक डाउन हो चुका है। अब इसमें 5 पेलोड्स क्या थे? तो पहला था मार्स कलर कैमरा। तो नाम से ही पता लग रहा है मार्स की जो सरफेस का एक कलर्ड इमेज जो है ये हमें ला कर दे रहा था। नेक्स्ट है लीमन अल्फा फोटोमीटर। सो ये जो मार्स की ऑर्बिट सरफेस है या जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के जो एटम्स है उसका रेशियो पता लगाने की कोशिश करता। सो यू मस्ट बी नोइंग ड्यूटेरियम जो है वो आइसोटोप ही है हाइड्रोजन का। सो इसके रेशियो से हमें बेसिकली ये पता लगता है कि क्या उस प्लैनेट पे कभी वाटर का प्रेजेंस था या वाटर का प्रेजेंस है। तो ये एस्पेक्ट्स के लिए ये लीमन अल्फा फोटोमीटर यूज़ किया गया था। नेक्स्ट इज थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। सो ये बेसिकली डिवाइस जो था ये मैप कर रहा था सरफेस कंपोजिशन एंड मिनरलोलॉजी ऑफ द प्लैनेट बाय मेजरिंग थर्मल इमिशन। सो नाम से पता लग रहा है इंफ्रारेड जो है जनरली कोई भी हीटेड बॉडी होती है उससे जो वेव्स निकलती है रेडिएशन की फॉर्म में वो हमेशा इंफ्रारेड होती है। सो सन की जो इंसुलेशन है उसकी वजह से जो सरफेस हीट हो रही है, और वो सरफेस जैसे जैसे इंफ्रारेड रेज रिलीज कर रही है तो उससे हमें मिनरल कंपोजिशन के बारे में पता लग जाता है। यही सेम चीज़ हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में भी करते हैं, और वही सेम टाइप का ही एक एप्लीकेशन हम इस थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर में देख रहे थे। नेक्स्ट था मार्स एक्सोस्फेयर न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर। सो ये रेडियल, डायूरेनल और सीजनल जो वेरिएशन है मार्स के एग्जोस्फेयर में उसको मेजर करा था। एंड नेक्स्ट इज, और द लास्ट इक्विपमेंट इसमें था मीथेन सेंसर। सो इसके सरफेस के ऊपर कितना मीथेन का प्रेजेंस है उस चीज़ को ये मॉनिटर कर रहा था। तो दीज वर द 5 इंस्ट्रूमेंट। और क्या फंक्शनैलिटी थी ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। काफ़ी कुछ नाम में हम लोगों ने पता लगा सकते हैं, जो नहीं पता लगा सकते वो थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो याद रखना ये 5 इक्विपमेंट्स के बारे में। अब बात करते हैं अचीवमेंट क्या मिला हमें। ठीक है, सक्सेसफुली हमने लॉन्च कर दिया टेक्नोलॉजी, इस पूरे ऑपरेशन में जो चाहिए थी वो हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट कर दी। लेकिन उसके बाद मार्स ऑर्बिटर जो मिशन है जब ऑर्बिट में पहुंच गया ये मार्स की, उसके बाद क्या क्या इसने फाइंडिंग्स करी है तो उनको देख लेते हैं। सो पहला इसने हेल्प किया हमें अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ सेवरल गैसेस इन द मार्जिन एक्सोस्फेयर। हमने यहाँ पे एक सुपर थर्मल एक गैस का हमने डिस्कवरी किया। तो यहाँ पे आर्गन 40 जो है उसके एटम्स हमने सुपर थर्मल स्टेज में आइडेंटिफाई किए।
जनरली आर्गन आप जानते हो एक इनर्ट गैस है, वो हमें यहाँ पे उसका एक डिफरेंट वेरिएंट मिला। नेक्स्ट, इट फोटोग्राफ फॉर द फर्स्ट टाइम द फार साइड ऑफ द डाइमोस, वन ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मार्स। सो यहाँ पे मेरा आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा कि मार्स के दो सैटेलाइट्स हैं, तो दूसरे सैटेलाइट का क्या नाम है, एंड फार साइड ऑफ द डाइमोस का क्या मतलब है, कोई बताना चाहेगा? एनीबडी? पाबो पाबोस है दूसरा सैटेलाइट तो, बाकी फोबो मतलब नहीं पता। करेक्ट, फोबोस है। और फार साइड ऑफ द डाइमोस या फार साइड ऑफ द मून का क्या मतलब है, ये कोई बताना चाहेगा? ठीक है, तो फार साइड ऑफ द मून इज बेसिकली ऐसा पार्ट किसी मून का, मतलब किसी भी सैटेलाइट हो सकता है, नेचुरल सैटेलाइट की बात हो रही है, जो हमारा जो सरफेस है, ठीक है, लेट्स से अगर मैं फार साइड ऑफ द मून की बात करूँ, हमारा जो मून है उसकी मैं बात करूँ, तो मून का ऐसा साइड है जो हमें अर्थ की सरफेस से कभी नहीं दिखता। बिकॉज एज यू नो, अर्थ का जो रोटेशन है और जो मून का जो रेवोल्यूशन है अराउंड अर्थ, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जिसकी वजह से हम टाइडली लॉक्ड हैं। ठीक है, सो लेट्स से ये अर्थ है और ये मून है। सो अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो हमेशा मून की एक ही सरफेस हमें दिखेगी। ठीक है, और जो पीछे वाली सरफेस है, इसको बोलते हैं फार साइड ऑफ द मून या डार्क साइड। सो नाम से कंफ्यूज मत होना, डार्क साइड जो है एक मिसनोमर है। यहाँ पर हमेशा अंधेरा नहीं रहता, यहाँ पे भी सूरज की रोशनी आती है। बस नाम इसका फार साइड या डार्क साइड इसलिए दिया गया है क्योंकि हमें ये जनरली दिखता नहीं है, क्योंकि टाइडली लॉक्ड है। ठीक है, तो याद रखना, ये डाइमोस का फार साइड ऑफ द मून या फार साइड ऑफ डाइमोस जो है पहली बार मार्स ऑर्बिटर मिशन ने हमें दिखाया है। नेक्स्ट, दिस मिशन कैप्चर्ड द टाइम वेरिएशन ऑफ मार्शियन पोलर आइस कैप। तो पोलर रीजन में यहाँ पे भी आइस कैप फॉर्म होती है, और उसका जो टाइम के साथ कैसे वो चेंज होती है, कितना इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, वो सब भी हमें पता लगा था इससे। सो दैट इज ऑल द टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट ऑफ द मार्स ऑर्बिटर मिशन। अब इसके अलावा मार्स के ऊपर और क्या इंपॉर्टेंट मिशन है, तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मिशन जो अभी चल रहा है वो है परसिवरेंस, नासा का जो एक रोवर मिशन था। रोवर के अंदर हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं, ये टर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग। और फिर है यूएई का होप मिशन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये होप मिशन है, ये एक ऑर्बिटर मिशन है। ठीक है, सिर्फ ऑर्बिट कर रहा है, जस्ट लाइक मार्स ऑर्बिटर मिशन जो हमने छोड़ा था मंगलयान, वैसा ही ऑर्बिटर है। टियानमेन जो है ये अगेन रोवर है। ठीक है, और फिर है मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन, ये जापान का है। ठीक है, तो ये कुछ मिशन है जो अभी चल रहे हैं। इसके अलावा नासा का जो परसिवरेंस रोवर है वो थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अभी कर रहा है एज वी स्पीक। नासा का ये परसिवरेंस रोवर है, मार्स पे बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। सो अभी रिसेंटली इसने एक टाइटेनियम ट्यूब के अंदर कुछ रॉक सैंपल्स कलेक्ट किए हैं मार्स की सरफेस से। सो कुछ इग्नियस रॉक सैंपल्स कलेक्ट किए हैं फ्रॉम मार्स जेरिजो क्रेटर कॉल्ड साउथ सिटा। ठीक है, सो यूपीएससी की थोड़ी सी आदत है कई बार ऐसे फैंसी टर्म्स जो उठा के डाल देता है। सो थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना कि ये जो टर्म है हम लोगों ने मार्स से रिलेटेड पढ़ा है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता वो, जस्ट सिंपली टर्म्स पुट कर देगा कि ये टर्म जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो पता होना चाहिए मार्स से रिलेटेड है। तो ये जो क्रेटर था वहाँ से इग्नियस रॉक सैंपल कलेक्ट किए हैं नासा के परसिवरेंस रोवर ने। इसके अलावा ये जो सैंपल्स हैं इनको एक लोकेशन पर ला के रखा है कॉल्ड थ्री फोक्स। अब ये एक स्मॉल सैंपल डिपो की तरह काम कर रहा है, और जैसे ही नासा का परसिवरेंस रोवर का काम खत्म हो जाएगा तो ये कोशिश करेगा कि इन सब सैंपल्स को डिप्लॉय करे। लेकिन अगर इन केस परसिवरेंस ये सैंपल्स को डिप्लॉय नहीं कर पाता है या वापस अर्थ की तरफ नहीं भेज पाता है, तो कोई सब्सिक्वेंट नासा का जब मिशन आएगा मार्स के ऊपर, तो वो इन सैंपल्स को कलेक्ट करके वापस अर्थ पे ले आएगा। ठीक है, सो आप ये समझ सकते हो कि एक हमने डिपो बनाया है, बट ये जो डिपो है ये एक दूसरी प्लैनेट के ऊपर है। ठीक है, सो ये थ्री फोक्स इस चीज़ से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, और एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना इसके अंदर हम बात करें तो एक मॉक्सी नाम का जो मिशन है, मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, कॉमनली नोन एज मॉक्सी। सो ये भी परसेवरेंस रोवर के साथ ही भेजा गया था, लेकिन इसे बनाया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमआईटी ने। और ये मॉक्सी नाम से ही पता लग रहा है कि ऑक्सीजन से कुछ लेना देना है। तो ये मार्स के ऊपर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहा है। सो ये चीज़ याद रखना, मॉक्सी का परसिवरेंस रोवर से क्या लिंकेज है। ठीक है, तो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस एंटायर
परसिवरेंस रोवर थिंग। इसके अलावा इसके अंदर एक मूविंग कंपोनेंट है, ठीक है, या छोटा सा हेलीकॉप्टर टाइप का इक्विपमेंट है। किसी को नाम पता है इस इक्विपमेंट का? तो याद रखना, इंजेन्युइटी इसका नाम है, ठीक है। तो ये एक हेलीकॉप्टर है, ये मूव करके उड़ उड़ के थोड़ा सा आसपास सैंपल कलेक्ट करके लाकर वापस जो रोवर है उसके अंदर रख देता है, ठीक है। ये स्पेलिंग शायद आई गेस मैंने सही नहीं लिखी है, तो इसको चेक कर लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो पीएसएलवी को इनफैक्ट बोला जाता है इट्स द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, बिकॉज इससे हम लोगों ने इतने ज़्यादा मिशन लॉन्च किए हैं जिससे, अगर हम बोले इसरो की ओवरऑल जो क्रेडिबिलिटी है इन लॉन्चिंग स्पेस ऑब्जेक्ट्स या इन जनरल सैटेलाइट लॉन्च करने की जो कैपेबिलिटी है, उसको काफ़ी क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड की है। सो पीएसएलवी का भी ये 55th मिशन था, जिसके अंदर उसने 3 सिंगापुरियन सैटेलाइट्स लॉन्च करी है। अब इसमें खास बात ये है, ये सेकेंड कमर्शियल मिशन था ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये एक नई कंपनी हम लोगों ने बनाई थी। इसके अलावा एक और कंपनी है अंतरिक्ष करके, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है, ठीक है। अंतरिक्ष जो है वो कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने का जो काम है वो लेके आती है हमारे इसरो के पास। और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हम लोगों ने इसलिए बनाई थी कि जो पीएसएलवी डिप्लॉय करने के लिए जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, वो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है आगे प्राइवेट सेक्टर को पास करेगी, ताकि इससे एक कैस्केडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो पूरी इकोनॉमी में, और हमारे पास फास्टर जो पीएसएलवी है, मतलब पीएसएलवी का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा फास्ट हो सके, ठीक है। और इसरो जो है अपने कोर एरिया दैट इज रिसर्च उस पर फोकस कर सके। सो मोर अबाउट द न्यूज़। सो यहाँ पे आप देखोगे इसरो ने ये जो सैटेलाइट लॉन्च की, इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट भी किया। सो इसका नाम था, शॉर्ट फॉर्म था पोयम। सो पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल, ये पूरा एक्रोनिम अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो बनता है। सो पोयम बेसिकली एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हम लोग अलाउ कर रहे हैं इन ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यूजिंग द फाइनल 4th स्टेज ऑफ पीएसएलवी। तो जनरली क्या होता है, जैसे हम लोग सैटेलाइट्स को लॉन्च कर देते हैं, ठीक है, ये जो ऊपर का टॉप का जो पार्ट है ना, ये बेकार बच जाता है, ठीक है, ये फिर स्पेस डेब्री बन जाता है, और अगर जनरली देखा जाए तो नीचे ही गिर जाता है। लेकिन अगर ये नहीं नीचे गिरे या धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इससे स्पेस डेब्री बनने का खतरा होता है। बाकी कैसलर सिंड्रोम तो आप सबको पता ही होगा। तो हम लोगों ने ये जो स्पेस डेब्री बन जा रहा था, ये 4th स्टेज जो था, इसको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डेडिकेटेड नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम लगाया, विच विल एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म्स ब्रेन टू स्टेबलाइज इट विद स्पेसिफाइड एक्यूरेसी। तो कुछ जो भी हाई एल्टीट्यूड एक्सपेरिमेंट हमें करने होंगे वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं आगे, इस 4th स्टेज को यूटिलाइज करके। नेक्स्ट, इट विल हैव सोलर पैनल्स एंड लिथियम आयन बैटरी जो इसको पावर प्रोवाइड करेंगे, एंड ये जो कंट्रोल सिस्टम है बेसिकली ये पूरा इसके थ्रू वर्क करेगा। सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस पोयम थिंग। याद रखना 4th स्टेज जो है इस रॉकेट पीएसएलवी की रॉकेट की, वो इससे रिलेटेड है। अब इसरो ने रिसेंटली एसएसएलवी करके स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। ऑब्जेक्टिव ये था कि पीएसएलवी बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाता है और टाइम भी लगता है, और कई बार हमारे पास छोटी सैटेलाइट लॉन्च करने का ऑर्डर आता है, तो वहाँ पे पीएसएलवी जो है फिजिबल नहीं है इकोनॉमिकली। तो हम लोगों ने एक छोटा रॉकेट जो है लॉन्च करने के लिए बनाया, दैट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो इसकी स्टेजेस देख लेते हैं। ऑल्दो यूपीएससी ने बहुत समय से पिछले आई थिंक 3-4 सालों से जो स्पेस सेक्टर है उस पर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं, तो दिस टाइम यू कैन एक्सपेक्ट कि शायद कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से सवाल पूछा नहीं गया इस पार्ट पे। तो इसलिए बेसिक डिटेल्स कवर कर लेते हैं। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का अगर स्टेजेस की बात करें तो 3 स्टेजेस रहेंगे इसके अंदर, और तीनों जो स्टेजेस है वो सॉलिड स्टेजेस हैं, यानी यहाँ पे एक सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट, पेलोड की बात करें तो ये माइक्रो, मिनी और नैनो सैटेलाइट्स अप टू अ रेंज ऑफ 500 किलोमीटर्स, यानी लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर इसे सैटेलाइट्स को ये छोड़ सकता है। अब फिर आते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के ऊपर। तो ये 4 स्टेज व्हीकल रहता है, और इसके अंदर जो फर्स्ट एंड जो 3rd स्टेज है वो सॉलिड है, और सेकेंड एंड 4th जो स्टेज है वो लिक्विड है। सो ऑल्टरनेटिंगली आप सॉलिड लिक्विड का एक कॉम्बिनेशन देखते हो। और यहाँ पे हम लोग जो है जो सैटेलाइट लॉन्च है उसको हम कर सकते हैं अप टू सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, जहाँ पे हम वेट जो है 1750 ले जा सकते हैं, और जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी ले जा सकते हैं
प्रोवाइडेड उसका जो वेट है वो 1425 kg से नीचे नीचे हो, ठीक है। सो ये जियो सिंक्रोनस जो अर्थ ऑर्बिट है ये हाई अर्थ ऑर्बिट होती है। सो याद रखना, कई बार कंफ्यूज कर सकता है यूपीएससी के अंदर कोई स्टेटमेंट डाल के कि पीएसएलवी जो है हाई अर्थ ऑर्बिट में नहीं ले जा सकता। सो याद रखना, ले जा सकता है लेकिन अप टू अ सर्टेन वेट ओनली। तो ये वेट का जो अपर लिमिट है ये 1425 kg है। अगर इससे ज़्यादा वेट होगा तो फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। फिर है हमारे पास जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी, जो कि सबसे पावरफुल रॉकेट है। उसमें भी अभी सबसे लेटेस्ट जो है मार्क 3 है। मार्क 3 मतलब डिफरेंट वेरिएंट होते हैं, इससे पहले मार्क 2 था। तो स्टेजेस दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मार्क 2 में पहला जो स्टेज था वो सॉलिड था, फिर लिक्विड था, फिर क्रायोजेनिक अपर स्टेज था। लेकिन जीएसएलवी मार्क 3 के अंदर हमारा फर्स्ट स्टेज लिक्विड है, सेकंड स्टेज सॉलिड है, ठीक है। यहाँ पे इंटरचेंज हो गया, और थर्ड स्टेज जो है क्रायोजेनिक, दोनों में सेम है। तो क्रायोजेनिक आप जानते हो कि फ्यूल को हम लोगों ने बहुत ही लो फ्रीजिंग पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग अप टू 4 टन इन जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट ले जा सकते हैं, एंड 8 टन इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो हैवी से हैवी सेटेलाइट जो है ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो 4000 kg की जो सेटेलाइट है, हम जियो सिंक्रोनस या हाई अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकते हैं इजीली। सो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस लॉन्च व्हीकल दैट इसरो इज यूजिंग एट द मोमेंट। और इसमें से मार्क 3, पीएसएलवी और एसएसएलवी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिट्स की हम लोगों ने बात करी थी, इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो पहला जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जीईओ। सो ये जो सैटेलाइट है जीईओ, ये सर्कल करती है अर्थ को अबव द इक्वेटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फॉलोइंग अर्थ रोटेशन। सो दिस मेक्स द सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अपीयर स्टेशनरी ओवर अ फिक्स पोजिशन। सो आप जानते हो जैसे अगर हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं तो ये सैटेलाइट अगर हाई अर्थ ऑर्बिट में, तो ये हमेशा एक ही जगह पे हमें दिखेगी, ठीक है, क्योंकि इसका एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा ऊंचा है। फिर लो अर्थ ऑर्बिट में आ जाते हैं, यहाँ पे एल्टीट्यूड जो है हमें 1000 किलोमीटर से कम देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे जो सैटेलाइट लॉन्च या प्लेस की जाती है वो कंसिस्टेंट नहीं होती, मतलब हमारी पोजीशन से वो मूवमेंट करती रहती है अराउंड अर्थ फटाफट फटाफट, ठीक है। अगर लो अर्थ ऑर्बिट का अगर एग्जाम्पल दे तो पोलर ऑर्बिट उसका एक एग्जाम्पल हो सकती है, कि हम सैटेलाइट को जो है पोलर ऑर्बिट में छोड़ देते हैं एंड वो पोल टू पोल जो है वो रिवॉल्व करती है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, यानी ये पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोलर ऑर्बिट है जिसके अंदर जो सैटेलाइट है वो हमेशा कंसिस्टेंट रहती है विद रिस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ सन। तो ये 4 टाइप के ऑर्बिट्स हैं जो पता होना चाहिए, एंड दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस पार्ट। पीएसएलवी वाला टॉपिक हो गया हमारा। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज नाविक। तो सेंटर इज पुशिंग स्मार्टफोन मेकर्स टू एनेबल सपोर्ट for its Navik navigation system in new devices from next year. So basically, Navik is इसका full form is navigation with Indian constellation. So this is just like GPS, alternative of GPS which India has developed. ठीक है, तो इसमें ये इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम डेवलप्ड बाय इसरो। Earlier, it is known as IRNS, Indian Regional Navigation Satellite System. This इसका कवरेज मतलब it has 7 satellites, ठीक है, 1A, 1B ऐसे करके till G, 1A, 1B, 1C, D, E, F, G, तो ऐसे करके 7 satellites हैं, और ये कवर करता है 1500 किलोमीटर्स बियॉन्ड इंडियन बाउंड्रीज। इंडियन लैंड मास को कवर करके बियॉन्ड इट 1500 किलोमीटर्स इज कवर्ड। तो इसमें एक बार डायग्राम में देख लेना, 7 सैटेलाइट्स, एक्चुअली इसमें 3 जियो स्टेशनरी और सैटेलाइट्स हैं इन जियो, 3 सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो एक्चुअली हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि what is geostationary orbit and what is geosynchronous orbit. That's right. So this is the red one is geostationary, and geosynchronous is at an angle, तो थोड़ा inclined रहेगा, and these geosynchronous orbits are revolving in eight shape. ठीक है, that's about Navik. इसमें 4 satellites are geosynchronous and 3 satellites are geostationary.
ठीक है। देन इसमें क्या है ना, फोर्थ कमिंग चेंज क्या है, टू ऐड L1 स्पेक्ट्रम बैंड इनटू नाविक विच इज पार्ट ऑफ जीपीएस एंड इज द मोस्ट यूज्ड फॉर सिविलियन नेविगेशन। एक तो नाविक में दो यूटिलिटीज है, वन इज फॉर सिविलियन पर्पस एंड वन इज फॉर डिफेंस पर्पस. So actually GPS is operating in L1 spectrum band and Navik is operating in L5 spectrum band. So ये सिविलियन पर्पस के लिए लाने के लिए नाविक ऑल्सो शुड एड L1 स्पेक्ट्रम बैंड इनटू इट. तो ये फोर्थ कमिंग चेंज होगा. एक्सपेंशन will help to increase its use in civilian sector and ships aircraft traveling far from countries borders. तो इसका एप्लीकेशन क्या क्या होगा, पब्लिक व्हीकल ट्रैकिंग इन इंडिया, providing emergency warning alerts to fishermen, tracking and providing information related to natural disasters. Basically, it is doing all the work of GPS. Other global navigation satellites क्या क्या है, GPS from US, GLONASS from Russia, Galileo from European Union, Baidu from China. In addition, there are two regional systems such as NAVIC from India and QZSS from Japan. ठीक है, moving on, इससे related news क्या है? We are talking about Gagan here. So, Airport Authority of India successfully conducted flight trials using Gagan-based LPV approach procedure. So, पहले बता देती हूँ गगन क्या है. गगन is a satellite-based augmentation system and LPV approach मतलब LPV is a landing, it's a tool which helps aircrafts to land accurately. ठीक है, अगर ये नहीं होता तो ग्राउंड पे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है लैंडिंग के लिए. तो वो कम करने के लिए दे यूज अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड लोकलाइजर परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस. बस इतना याद रखना है कि ये एयरक्राफ्ट लैंडिंग में हेल्प करती है एलपीवी. ठीक है, सो एंड दिस गगन is the India's first India is the first country in Asia Pacific region to achieve such a landmark. ठीक है, and LPV permits aircraft guided approaches that are operationally nearly equivalent to category 1 instrument landing system. इतना मतलब बहुत ही complicated है, basically accurate landing करवाती है LPV without the need for ground based navigational infrastructure. About Gagan, it is GPS aided geo augmentation navigation. So इतना याद रखना है, Gagan is usually used in aviation. ठीक है, jointly developed by AAI and ISRO and neighborhood countries in the east equatorial region. It is one amongst the only 4 space based augmentation system. तो पूरे वर्ल्ड में 4 space based augmentation systems है, that is US का WAAS, यूरोप का EGNOS and जापान का MSAS. तो बेनिफिट ऑफ गगन क्या है, एक तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल, manage road and railway transport, help farmers in crop spraying, etc. Basically, Gagan is also like it's a satellite-based augmentation system. है. ठीक है, वेरी नाइसली एक्सप्लेन. तो गगन देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जो हमारा एविएशन सेक्टर है उसमें जो एयरक्राफ्ट का मूवमेंट है टू एंड फ्रो इंडिया, ये पूरा इसको मैनेज जो करते हैं हम लोग गगन के थ्रू करते हैं. सो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टेमिस 1. नासा का ये एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू ये लोग मून के ऊपर जाने का एक लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ह्यूमन प्रेजेंस एस्टैब्लिश करेंगे मून पे फिर से. सो नासा का ये 3 स्टेजेस में मिशन होने वाला है. इसका जो फर्स्ट स्टेज है अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है. सो यहाँ पे आर्टेमिस के कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं. सो पहला है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट. सो करंटली दिस इज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट इन द वर्ल्ड, बिकॉज आप इसको इस्तेमाल करके मून तक जाओगे एंड मून से फिर वापस आओगे. फिर इसमें एक स्पेस क्राफ्ट है. सो इस आर्टेमिस मिशन के बारे में बात करें तो देखो, रॉकेट तो बेसिकली एक सिंपल सा कह सकते हैं लॉन्चिंग व्हीकल है, जो इसके ऊपर एक स्पेस क्राफ्ट जो होगा उसको लॉन्च करेगा. ठीक है, स्पेस क्राफ्ट इसके ऊपर लगा रहता है यहाँ कहीं. ठीक है, यहाँ पे. सो ये स्पेस क्राफ्ट जो है ये लॉन्च होगा और ये ओरायन स्पेस क्राफ्ट है, ये मून तक जाएगा. ठीक है, और मून से फिर वापस अर्थ के अंदर लैंडिंग करेगा. सो दिस ओरायन स्पेस क्राफ्ट इज डिजाइन टू कैरी द एस्ट्रोनॉट टू डीप स्पेस and currently the only
स्पेसक्राफ्ट केपेबल ऑफ क्रू डीप स्पेस फ्लाइट। नेक्स्ट इसको लॉन्च कहाँ से किया जाएगा, तो यूएस का जो कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा के अंदर, फ्लोरिडा ईस्टर्न कोस्ट में पड़ता है, और आप जानते हो जितने भी स्पेस लॉन्चेस होते हैं वो ईस्टर्न कोस्ट से ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो अर्थ का जो मूवमेंट है उससे उन्हें हेल्प मिलता है, ठीक है। तो इसलिए कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से इसे लॉन्च किया जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें तो इसका यही है कि लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस बनाना है मून के ऊपर। मिशन के स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अभी ये जो आर्टेमिस 1 इसका जो फेज़ 1 है, इसके अंदर हम लोगों ने एक अनक्रूड फ्लाइट टेस्ट किया है, यानी इसके अंदर कोई एस्ट्रोनॉट नहीं थे, लेकिन इसका काम बस यही था कि इसको हमें चेक करना है कि अगर आगे इसमें ह्यूमन भेजे जाएंगे तो ये फीजिबल होगा कि नहीं होगा। साथ ही साथ आर्टेमिस 1 के अंदर हम नासा जो है वो प्लान कर रहा है टू लैंड द फर्स्ट वुमेन ऑन द मून, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है। फिर नासा ने इसके लिए एक इंटीग्रेटेड टेस्ट किया है ऑफ नासाज डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम, जिसके अंदर ये सारे सिस्टम्स जो थे हम लोगों ने देखे, स्पेस लॉन्च रॉकेट जो था और ओरायन स्पेसक्राफ्ट उसका भी टेस्ट हुआ है। अब पूरे मिशन की बात करें तो 3 फेजेस में रहेगा। आर्टेमिस 1 हो चुका है ऑलरेडी, सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है इसने। फिर आर्टेमिस 2 होगा जो कि 2024 में प्लान्ड है। यहाँ पे ह्यूमन या एस्ट्रोनॉट इसके अंदर होंगे, लेकिन मून के ऊपर लैंड नहीं करेगा, ठीक है। ये अर्थ का जो ऑर्बिट है उसको लीव करके एंड मून को रिवॉल्व करके वापस आ जाएगा। जो आर्टेमिस 3 है उसके अंदर हम लोग टच डाउन करेंगे। टच डाउन मतलब कि मून की सरफेस के ऊपर लैंड करेंगे, ठीक है, और वो प्लान है 2026 के लिए। सो आई होप क्लियर हो गया होगा मिशन का ये पूरा जो स्ट्रक्चर है। इससे पहले आप जानते ही होंगे जो अपोलो मिशन था, अपोलो जो है स्पेस क्राफ्ट का नाम था, इसीलिए अपोलो मिशन भी बोलते हैं। उसके अंदर नासा ने ह्यूमंस को लैंड कराया था मून के ऊपर, और आप जानते हो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू लैंड ऑन मून, तो उसी मिशन के दौरान हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसके बारे में हमारा जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन है उसमें भी पढ़ा था, दिसंबर वाला। तो हमने देखा था इसने स्किप लैंडिंग का एक अप्रोच जो है लैंड करने का वो यूटिलाइज किया था। तो स्किप लैंडिंग क्या होता है कि बेसिकली जैसे ही स्पेस क्राफ्ट जो है या जो स्पेस कैप्सूल रहेगा जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठे होंगे और वो अर्थ के ऊपर लैंड करने की कोशिश करेंगे, तो पहले क्या होगा, स्पेस क्राफ्ट जो लेट्स से ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है, तो वो पहले जो स्पेस क्राफ्ट है इनका एटमॉस्फेयर को टच करेगा और एटमॉस्फेयर से टच करके एक जंप मार के वापस री एंटर करेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज स्किप लैंडिंग। और स्किप लैंडिंग करी क्यों गई है, ताकि हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है वो बहुत आराम से और एक्यूरेटली लैंड कर जाए बिना एस्ट्रोनॉट को कोई नुकसान पहुंचाए। सो दिस इज व्हाट इज स्किप लैंडिंग, जो पता होना चाहिए हमें इसके बारे में। नेक्स्ट, अभी आर्टेमिस 1 हमने मिशन या नासा का ये मिशन जो है सक्सेस हुआ है, तो इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था, तो लार्जली तो हमें पता है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट आगे भेजनी है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट आगे कंडक्ट करानी है, तो उसको चेक करना है, लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स थे। तो पहला था ओरायन का जो हीट शील्ड है उसको चेक करना है, क्योंकि जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है फ्रिक्शन होता है जितने भी अर्थ के जो गैसेज हैं उनके साथ, और उस गैस से या उस फ्रिक्शन से जो ओरायन की जो सरफेस है वो हीट हो जाएगी। तो ये जो हीट शील्ड होती है ये प्रोटेक्ट करती है उस हीटिंग से, ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी द रेडिएशन एनवायरनमेंट ऑफ डीप स्पेस। फिर है रिट्राइविंग ओरायन आफ्टर स्प्लैश डाउन। तो स्प्लैश डाउन बेसिकली जैसे ही अर्थ के अंदर ये री एंटर करेंगे उसके बाद ये ग्रेविटी के मदद से नीचे फॉल करेंगे। तो ये जो फॉल है इसमें जो अंदर का जो सिस्टम है स्पेसक्राफ्ट का वो ख़राब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अकम्प्लिश फ्लाइट टेस्ट ऑब्जेक्टिव लाइक सर्टिफाइंग ओरायंस ऑप्टिकल नेविगेशन सिस्टम, डिप्लॉइंग क्यूबसैट्स, ठीक है। तो ओरायन का जो ऑप्टिकल नेविगेशन सिस्टम है उसको भी चेक हो जाएगा। और फिर स्टडी द मून सरफेस। सो दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस आर्टेमिस 1 मिशन। अब कुछ और मेजर मिशन जो मून के ऊपर अब तक हुए हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लूना मिशन थे, ये बहुत ही लैंडमार्क मिशन थे, बिकॉज यूएसएसआर शुरू में ये जो रेस थी मून रेस उसके अंदर जीत रहा था, और लूना 2 वॉज द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन मून सरफेस, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो यूएसएसआर का जो लूना 2 है उसने किया था। फिर यूएसए का लूनर ऑर्बिटर है अपोलो 1 मिशन जो हमने पढ़ा, जिसके अंदर फर्स्ट ह्यूमन जो था वो लैंड किया था मून के ऊपर। और फिर लूनर रिकॉनेंसेंस ऑर्बिटर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मिशन है, बिकॉज इसने हमें हमारा जो चंद्रयान 2 का जो डेब्रिस है उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया था।
ठीक है, याद रखना लूनर रिकॉनेसेंस वो ऑर्बिटर मिशन के थ्रू में पता लगा था हमारे चंद्रयान 2 के डेब्रिस के बारे में। नेक्स्ट जापान का हितन है, चाइना का चैंगी है। सो अभी चैंगी 4 जो है वो मिशन चल रहा है। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहेगा चैंगी 4 के बारे में? ठीक है, तो चैंगी 4 जो है इसने सॉफ्ट लैंडिंग अचीव किया है ऑन द फार साइड ऑफ द मून। ठीक है, तो फार साइड ऑफ द मून अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था, तो उसी चीज़ से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट इंडिया का चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 है। ठीक है, सो आपको पता ही होगा चंद्रयान जो है वो 1 जो है वो बेसिकली एक इम्पैक्ट मिशन था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने मून की सरफेस पे इम्पैक्ट क्रिएट किया था। चंद्रयान 2 ऑल्दो वाज प्लान टू हैव अ सॉफ्ट लैंडिंग, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग वाला पार्ट फेल हो गया। लेकिन हम इस पूरे मिशन को कम्प्लीटली फेलियर नहीं बोलते, बिकॉज इसमें जो ऑर्बिटर है वो सही से वर्क कर रहा है। ठीक है, जो रोवर पार्ट था जिसे सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी बस वो फेल हुआ है, तो इट इज़ पार्शियली सक्सेस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने लायक है। नेक्स्ट, ये आर्टेमिस 1 से रिलेटेड जो एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल है वो ये है कि ये जो ओरायन स्पेसक्राफ्ट है ये रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में जाएगा मून के अराउंड। तो रेट्रोग्रेड ऑर्बिट क्या होती है ये हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है। सो रेट्रोग्रेड ऑर्बिट इज एन ऑर्बिट विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मून। सो मून जिस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है उसके एंटी डायरेक्शन में ये सैटेलाइट स्पिन करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जानने लायक है रेट्रोग्रेड ऑर्बिट के बारे में, और नाम से ही थोड़ा सा पता लग जाएगा रेट्रो मतलब उल्टा कुछ कर रहा है ये। सो विद दैट वी आर डन विद द ओरायन पार्ट। ठीक है, ये आर्टेमिस 1 वाला जो पार्ट था उसी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन थी। सो अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है, आगे चल। Explain the skip landing part. ओके, स्किप लैंडिंग में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही एक स्पेस क्राफ्ट जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है वहाँ से बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होता है, बिकॉज फ्रिक्शन बहुत तेज़ रहता है। ठीक है, फ्रॉम ऑल द गैसेज दैट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सो उस फ्रिक्शन की वजह से उसका जो एक्यूरेसी है, जिस पॉइंट के ऊपर उसे डायरेक्टली लैंड करना है, वो एक्यूरेसी ख़राब हो सकती है। सो स्किप लैंडिंग में बेसिकली क्या कर रहा है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा है और फिर वहाँ से बाउंस बैक करके वापस री एंटर कर रहा है। तो इस तरीके से जो टर्बुलेंस है और जो फ्री फॉल हो रहा है ग्रेविटी के अंदर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी के साथ वो अर्थ के ऊपर लैंड कर पाएगा। तो दैट इज़ ऑल द यू नीड टू नो अबाउट इन दिस स्किप लैंडिंग पार्ट। ठीक है, आगे चलते फिर। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से अभी बहुत ज़्यादा हम लोग इमेजेस मिल रही हैं अर्ली यूनिवर्स के। सो यहाँ पे हम लोगों के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ये क्या क्या फीचर हैं इसके, वो सब देख लेते हैं। ऑल्दो यूपीएससी ने मेंस के अंदर 2022 के मेंस में पूछ लिया था, बट स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट अ फ्यू क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स ऑल्सो। तो करंटली ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है नासा का लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर रखना, ये स्पेस के अंदर डिप्लॉय किया गया है इस टेलीस्कोप को, और इसको पहले जो है नाम दिया गया था नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप। तो ये भी नाम कभी कभी यूज़ किया जा सकता है, तो क्लियर रखना ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का ही एक नाम है। ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है विच इज़ हेडेड बाय नासा, मतलब नासा का इसमें प्राइमरी रोल है, बट इसमें कुछ और कंट्रीब्यूटिंग स्पेस एजेंसी भी है, जैसे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये बड़ा जो है यहाँ पे मिरर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये नीचे ब्लैक के अंदर आपको सोलर पैनल देखने को मिल जाएंगे। अब की फीचर्स की बात करूँ, सो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का अगर हम विजिबिलिटी स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये इंफ्रारेड रेज के अंदर काम करेगा, यानी जो जो अर्ली यूनिवर्स में फॉर्मेशन हुई थी चीज़ें वो इंफ्रारेड रेज के थ्रू ही ट्रैवल कर रही हैं अभी भी, और उन इंफ्रारेड रेज को अगर हम लोग ट्रैक कर पाते हैं तो हम अर्ली जो यूनिवर्स फॉर्मेशन के जो फेजेस हैं उनको भी देख सकते हैं। so that is why we are using the infrared spectrum to view in this telescope. Next, मिरर्स की बात करते हो, प्राइमरी मिरर जो है इसके अंदर 6.5 मीटर्स का है, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट व्हेन वी सी ऑल द टेलीस्कोप स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप सो फार। नेक्स्ट, इसके अलावा एक सेकेंडरी मिरर भी और लगा है इसके अंदर, जो कि प्राइमरी मिरर से जो लाइट्स रिफ्लेक्ट हो रही है उसको कैप्चर करके वापस इंस्ट्रूमेंट की तरफ भेजेगा। नेक्स्ट, लोकेशन की बात करते हैं। सो लोकेशन इस वेब स्पेस टेलीस्कोप की जो लोकेशन है वो L2 जो लैग्रांज पॉइंट है वहाँ पे देखने को मिलता है।
और ये जो लेग्रांज पॉइंट है ये 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ है, ठीक है। सो ये जो L2 पॉइंट रहेगा, ये ऐसा पॉइंट चूज़ किया हम लोगों ने जिसकी वजह से जो सन का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है और जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बैलेंस आउट करते हैं L2 पॉइंट के ऊपर। और L2 पॉइंट पे जैसे ही बैलेंस आउट करते हैं तो सैटेलाइट को मूव करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यानी अपना कोई उसे फ्यूल खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बैलेंस आउट करते हैं एंड वो ऑटोमेटिकली सन और अर्थ के बीच में घूमता रहेगा, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट द लेग्रांज पॉइंट। इसके अलावा टोटल लेग्रांज पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 5 लेग्रांज पॉइंट है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ये L2 पे जो है हम लोगों ने इसको प्लेस किया है। इसके अलावा अर्थ का एक आदित्य L2 करके मिशन है, वो भी L2 जो पॉइंट है उस पर ही लॉन्च होने वाला था, बट अभी तक हुआ नहीं है, आगे होगा तो पता लगेगा, ठीक है। तो याद रखना लेग्रांज पॉइंट का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। नेक्स्ट, इसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जिसके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, और उसमें प्राइमरी एक ही जो इंस्ट्रूमेंट है वो है इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉड्यूल। इसके अलावा जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे ज़्यादा काम के नहीं है। अब इसमें नियर इंफ्रारेड कैमरा और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ, मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, फाइन गाइडेंस सेंसर या नियर इंफ्रारेड इमेजर, ठीक है। तो ये जो इक्विपमेंट है सारे के सारे इंफ्रारेड रेडिएशन से ही कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं। सो इतना ज़्यादा काम का नहीं है, नाम से ही पता लग जाएगा। सो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बनता। अब करंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का हमने जैसे बात किया तो पहला यही था सबसे ऑब्जेक्टिव कि अर्थ का जो यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है उसके बारे में पता लगाना, यानी जो अर्ली यूनिवर्स है उसके बारे में पता लगाना। सो जो भी गैलेक्सीज फॉर्म हुई थी आफ्टर द बिग बैंग, नियरली 100 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग, तो वो जो गैलेक्सीज हैं आज भी उनसे जो वेव्स निकल रही हैं या रेडिएशन निकली थी इंफ्रारेड रेस की फॉर्म में, वो मूव कर रही है और हमारी तरफ आ रही है, ठीक है। तो उसको ये डिटेक्ट करेगा और अर्ली यूनिवर्स के जो मिस्ट्रीज हैं उनको हमारे लिए अनरेवल करेगा। नेक्स्ट, एक्सो पता लगाएगा। तो एक्सो ऐसा प्लानट है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, ठीक है, यानी कोई और लेट्स से गैलेक्सी हो गई, या जस्ट समझ लो कि सोलर सिस्टम के बाहर जो भी प्लानट पड़ेगा वो सब एक्सो कहलाएंगे, ठीक है। तो है कई सारे एक्सो ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे हमें लाइफ देखने को मिल सकती है, तो उनको भी ये डिटेक्ट करेगा। फिर आउटर प्लैनेट्स, जो हमारे सोलर सिस्टम के ही जो आउटर प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, जिन्हें हम जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं, तो उनका एटमॉस्फेयर कैसे चेंज हो रहा है ओवर टाइम वो भी ये पता लगाएगा। फिर स्मॉल वर्ल्ड, जो हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट से लेके जो क्यूपियर बेल्ट है उसको भी, उसके बीच में क्या डेवलपमेंट जो हो रहे हैं वो सबको भी ये ट्रैक करेगा। सो एस्ट्रॉयड बेल्ट आप जानते हो मार्स और जुपिटर के बीच में पड़ता है, और क्यूपियर बेल्ट जो है वो बियॉन्ड नेपच्यून पड़ता है, ठीक है। तो ये एस्ट्रॉयड बेल्ट ही हैं दोनों, लेकिन नाम डिफरेंट है और लोकेशन डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू हमें पता लगेंगी। अब कंपेयर कर लेते हैं, ये 3 स्पेस ऑब्जर्वेटरी हैं उनको, पहला हबल, फिर जेम्स वेब और हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी। सो हबल और वेब जो है ये नासा के ही मिशन है, और हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है ये जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी उसका लॉन्च किया हुआ है। हर्शल स्पेस ऑब्जर्वेटरी अब सर्विस में नहीं है, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अभी हबल और वेब जो है वो वर्किंग में है। सो अगर हबल की बात करें तो इसका डिस्टेंस जो है वो 507 किलोमीटर है फ्रॉम अर्थ सरफेस, विच इज़ नियरली लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। सो यहाँ पे हम स्पेसक्राफ्ट भेज के हबल को जो रिपेयर है वो कर सकते हैं। इसीलिए आप जब देखोगे नीचे सर्विसेबल पार्ट पे, तो इसको हम सर्विस कर सकते हैं बिकॉज ये हमारी रेंज के अंदर है। हमारे पास इतने स्पेसक्राफ्ट हैं जिसके थ्रू हम लोग इस रेंज तक जा सकते हैं और इसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें वेब और हर्शल की, तो वो जो है लेग्रांजेस पॉइंट के ऊपर है और वो अर्थ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो इसलिए ये सर्विसेबल नहीं है। अगर ये गलती से ख़राब हो गए तो ये इनका कोई रिपेयर नहीं है। नेक्स्ट, प्राइमरी मिरर का जो डायमीटर है वो 2.4 है वेब के, हबल के लिए, वेब के लिए 6.5 है और हर्शल के लिए 3.5 है। सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस याद रख लेना वेब का सबसे बड़ा इसमें प्राइमरी जो डायमीटर है मिरर का है। नेक्स्ट, सर्च क्या कर रहे हैं, तो हबल जो है यंग गैलेक्सीज को सर्च कर रहा है जो अभी नई नई है फॉर्मेशन में, यानी 12.5 बिलियन ईयर्स अगो। वेब का जो था वो था न्यू बॉर्न गैलेक्सीज, जो 100 ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग हम उन गैलेक्सीज को देखेंगे इसके थ्रू, यानी सबसे पुरानी गैलेक्सी हमें वेब के थ्रू ही दिख पाएगी। और हर्शल जो था ऑल्दो इंफ्रारेड में ही देख रहा था, लेकिन मोस्ट एक्टिवली स्टार फॉर्मिंग गैलेक्सी हम लोग इससे देख रहे थे। फिर वेवलेंथ की बात करें तो हबल जो है वो विजिबल और यूवी और
थोड़ा सा इंफ्रारेड का जो नियर इंफ्रारेड है उसमें देखता है, ठीक है, कंप्लीटली इंफ्रारेड में नहीं देखता है। वेब जो है नियर और मिड इंफ्रारेड के अंदर दिखता है, और हर्शल जो है फार इंफ्रारेड एंड सब मिलीमीटर वेव्स इनको डिटेक्ट करता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री स्पेस ऑब्जर्वेटरी। याद रखना हबल और वेब अभी सर्विस में है या वर्क कर रहे हैं, हर्शल जो अभी सर्विस नहीं कर रहा है, ठीक है, आउट हो चुका है सर्विस से। सो दिस वॉज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी हमें देखने को मिली है। तो यूपीएससी क्या कर सकता है, ये नाम डाल सकता है कि ये नाम किस चीज़ से एसोसिएटेड है, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हमारे काम की नहीं है। बस ये चीज़ याद रख लेना कि अभी इसके अंदर हमें न्यू इमेजेस मिली है जुपिटर के बारे में थोड़ी सी, ठीक है। सो हमें 2 स्मॉल मून देखने को मिले, अमाल्थिया एंड एड्रास्टिया, ठीक है। तो याद रखना ये मून है जुपिटर के। नेक्स्ट, जुपिटर के ऊपर एक ग्रेट रेड स्पॉट है, जो कि एक स्टॉर्म की वजह से हमें ये ग्रेट रेड स्पॉट जो है जुपिटर की सरफेस पे दिखता है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये ग्रेट रेड स्पॉट है, ये स्टॉर्म की वजह से हमें ऐसा दिखता है। जुपिटर के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स है, एंड यहाँ पे हमें हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून देखने को मिलता है, विच इज़ द गैनीमेड, ठीक है। याद रखना ये इन्फॉर्मेशन। और फिर हमने जैसे बात किया था कि ये जोवियन प्लैनेट है, ये गैस जायंट इनको बोलते हैं। सो गैसेस जो जो गैसेस हैं उसके ये एक कह सकते हैं एग्लोमरेशन है, और 86% यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने लायक है। नेक्स्ट, इसके अलावा पिलर्स ऑफ क्रिएशन एक हमें चीज़ देखने को मिली थी। पिलर्स ऑफ क्रिएशन बेसिकली नए स्टार फॉर्म हो रहे हैं कुछ गैलेक्सीज के अंदर, तो उन्हें पिलर्स ऑफ क्रिएशन नाम दिया गया था। अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस इसको याद रख लेना। ये जो ईगल नेब्यूला है इन आर मिल्की वे गैलेक्सी, उसके अंदर हम लोगों ने इसको देखा है। नेक्स्ट, एक्सोमून्स। सो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, उसने एक मॉडल तैयार किया है जिससे वो ट्रेस कर सकते हैं हैबिटेबल एक्सोमून्स विद द हेल्प ऑफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो इतना ही इसमें जानने लायक है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन किए हैं। अब डिटेल में क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है वो जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यूपीएससी की आदत है कि सिंपली ऐसे फैंसी नेम्स को वो डालकर बहुत सारे पूछ लेता है कि ये क्या चीज़ है। तो थोड़े से फैंसी नेम्स देख लेना, जैसे स्टीफन क्विंटेट है तो ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है, आइंस्टाइन रिंग है, कैरिना नेबुला है, वॉस्प 96b जो है एक हॉट पफी प्लैनेट है आउटसाइडर सोलर सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे वाटर के सिग्नेचर मिले। तो बस ये याद रख लेना, कॉमन में ये है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ये ऑब्जर्वेशन की गई है, बाकी इससे अलावा डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये न्यूज़ किस कॉन्टेक्स्ट में आई थी अभी? प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। सो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन के लिए बोला है, और ये इनॉग्रेशन इवेंट हुआ था हमारा इन स्पेस का अहमदाबाद में। वहां पर ये बात बोली गई थी प्राइम मिनिस्टर ने। सो इन स्पेस क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सो ये एक ऑटोनोमस नोडल एजेंसी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। सो इसका काम क्या होगा कि ये प्रमोट करेगा, ऑथराइज करेगा और सुपरवाइज करेगा जो भी आपकी स्पेस एक्टिविटीज हो रही है, जो प्राइवेट एंटिटीज आपकी स्पेस एक्टिविटीज करेगी, उसके लिए ये एक नोडल एजेंसी बनाई है, और ये होगा हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर। इसका कंपोजिशन क्या है? इसमें एक चेयरमैन होगा और कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे जो स्पेस एक्टिविटीज से रिलेटेड होंगे। कुछ इसमें सेफ्टी एक्सपर्ट्स होंगे, और कुछ एक्सपर्ट्स होंगे हमारे एकेडमी बैकग्राउंड से, इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से, और कुछ मेंबर्स होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। ये सारे कंपोजिशन होगी, और इसका मैंडेट क्या होगा? इसका मैंडेट ये होगा कि जो भी स्पेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो भी इसरो का स्पेस है, इसरो के प्रीमाइसेस हैं, जो भी इसरो के अंडर आते हैं, वो सब ये शेयर कर सकते हैं उस स्पेस को। और दूसरा इसका मैंडेट ये होगा कि कोई भी टेम्परेरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, जैसे प्राइवेट एंटिटीज को कोई भी अगर फैसिलिटीज चाहिए तो इसरो के प्रीमाइसेस के अंडर वो सारी फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करेगा इन स्पेस प्राइवेट एंटिटीज को। नेक्स्ट इसका क्या होगा कि कोई भी अगर नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या नई फैसिलिटीज बनानी है, वो भी हमारी किसके अंडर आएगी? इन स्पेस के अंडर। मतलब वो उसको ऑथराइज करेगा कि ये सारी फैसिलिटीज
प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये इसका मैंडेट होगा इन स्पेस का। और कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन है कि जो भी इसका मैंडेट होगा ये कंपलसरी होगा, ये फाइनल और बाइंडिंग होगा इसरो पे। मतलब ये एक फाइनल होगा, जो भी प्राइवेट के लिए डिसीजंस होंगे ये इन स्पेस का फाइनल डिसीजन होगा, बाइंडिंग होगा इसरो पे। नेक्स्ट कुछ इनिशिएटिव्स हमारे स्टार्ट हुए हैं अभी, प्राइवेट सेक्टर ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, जो भी हमारे यहाँ पे इंडिया में अभी प्राइवेट सेक्टर में जो स्पेस से रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। जैसे हैदराबाद का ध्रुव स्पेस और बेंगलुरु का दिगंतारा, ये सारे इन स्पेस ने ऑथराइज किए थे। और इन्होंने क्या किया था, एक जो पोयम अभी जो हमने रिसेंटली पढ़ा है, सो उसके लिए कुछ पेलोड्स प्रोवाइड किए गए थे। सो पोयम के थ्रू वो लॉन्च हुए थे। एक नेक्स्ट है हमारा मिशन प्रारंभ। सो मिशन प्रारंभ एक रॉकेट है जो विक्रम एस के नाम से हमारे प्राइवेट सेक्टर ने एक रॉकेट बनाया है, हैदराबाद बेस्ड स्काईरूट एयरस्पेस। इन्होंने रॉकेट बनाया विक्रम एस। सो ये लॉन्च करा था मिशन प्रारंभ के अंदर। ये क्या है रॉकेट, ये वीकेएस जो है ये एक सिंगल स्टेज स्पिन स्टेबलाइज्ड जो 3D प्रिंटिंग के थ्रू डेवलप किया गया है। और इसमें एक सिंगल स्टेज है, मतलब एक सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज करके एक रॉकेट डेवलप किया गया है जो हमारा प्राइवेट एंटिटी ने डेवलप किया है। इसकी पेलोड कैपेसिटी है अराउंड 290 to 560 kgs। और ये हमारा कहाँ पे लॉन्च हुआ है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में लॉन्च हुआ है। और इसको इन स्पेस और इसरो के थ्रू ही लॉन्च करवाया है। सो ये हमारा मिशन प्रारंभ था। नेक्स्ट है हमारा एक प्राइवेट लॉन्च पैड जो हमारा श्री हरिकोटा पे अनवेल किया गया है। और इसको किसने बनाया था, अग्निकुल जो एक स्टार्टअप है अभी रिसेंटली, इसने एक लॉन्च पैड बनाया है श्री हरिकोटा पे। और इसको भी किसके सपोर्ट से एग्जीक्यूट किया गया है, इसको ये भी इसरो और इनस्पेस के सपोर्ट से एग्जीक्यूट किया गया है। और बेसिकली ये क्या करता है कि एक लिक्विड स्टेज कंट्रोल लॉन्चेस जो भी होते हैं वो इसके थ्रू लॉन्च किए जाते हैं। सो और क्या क्या हमारे यहाँ रिफॉर्म्स लिए गए हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सके। सो एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये एक ब्रांच है हमारी, स्पेस आर्म है इसरो की, कमर्शियल आर्म इसे बोलेंगे। मेनली एक प्राइवेट सेक्टर एंटिटी है। और इसरो इसरो का एक कमर्शियल आर्म है जिसका काम है कि प्रोडक्शन करना, मार्केटिंग करना स्पेस बेस्ड सर्विसेज के लिए। और ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स, और मेनली जो सर ने बताया था कि इसरो अपना जो मेन रिसर्च पे फोकस कर सके, और ये जो PSLV है और जो लॉन्च व्हीकल्स हैं उसका मेनली ये पर्पस होगा कि ये कमर्शियल आर्म डेवलप करेगी उन सबको। नेक्स्ट है हमारा इंडियन स्पेस एसोसिएशन। सो ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 2021 में। सो ये क्या है, ये एक हमारी नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है जो किसके लिए वर्क करेगी, प्राइवेट प्लस पब्लिक स्पेस इंडस्ट्री के लिए। सो मेनली इट्स ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल बॉडी है जो मेनली हमारा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को डेवलप करने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट है हमारा एंट्रिक्स। सो एंट्रिक्स भी एक आर्म है इसरो का जो मेनली मार्केटिंग के पर्पसेस पे, मार्केटिंग आर्म है जिसे मार्केटिंग बोलते हैं, वो करेगी फॉर द फॉरेन कंट्रीज। सो अगर कोई भी कमर्शियल डील्स होती है, इसरो जो कमर्शियल डील्स लेकर आता है, सो मेनली उसके मार्केटिंग का काम हमारा अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन करेगा। नेक्स्ट है हमारा सीड, स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट। सो ये भी किस लिए है कि जो हमारे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं या नए नए MSMEs आ रहे हैं जिनका फोकस एरिया है स्पेस टेक्नोलॉजी, सो उसको ये अर्ली स्टेज में एनकरेज करेगा, उनको टेक्नोलॉजिकली और उनको फाइनेंशियली एड कौन प्रोवाइड करेगा, सीड। सो उसके लिए ये डेवलप किया गया है। सो नेक्स्ट हमारा जो है दिस इज रिलेटेड टू स्पेस सस्टेनेबिलिटी। सो इसका भी मेनली यही कॉन्सेप्ट है कि सस्टेनेबल यूज करना आउटर स्पेस को। सो दैट इज अ मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड स्पेस सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल यूज, long term use, or for the purpose of peaceful and socio-economic benefits of
present generation and the longer generation, next generation, for the long term. So this is the basic concept of space sustainability. So ये concept आया किस context में है? So ये आया भी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रिया, इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी वर्ल्ड स्पेस फोरम, और उसकी थीम थी सस्टेनेबिलिटी इन स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑन अर्थ। सो इस थीम के अंडर ये कॉन्सेप्ट, हमारा स्पेस सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ है। और क्या है इस न्यूज में, एक वर्ल्ड स्पेस फोरम क्या एक प्लेटफॉर्म है जिसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आएंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, और यहाँ पर डिस्कशंस होगा स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी के ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सो मेनली एक वर्ल्ड स्पेस फोरम का ये पर्पज है। अभी हम स्पेस सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताते हैं। स्पेस सस्टेनेबिलिटी जो मैंने अभी डिस्कस किया था, it refers to ensuring that all the humanity can continue to use outer space for peaceful purposes and socio-economic benefit now and in the long term. So ये इसका मेन पर्पज है। सो ये आया क्यों है, लाइक व्हाई इट इमर्ज, स्पेस सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्यों आया था? बिकॉज हमारे स्पेस को अभी इतना प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, नए नए इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, और कुछ थ्रेट्स हैं हमारे स्पेस को। सो ये सारे चीज़ें इसलिए आया ये कॉन्सेप्ट स्पेस सस्टेनेबिलिटी। सो क्या क्या थ्रेट्स हैं स्पेस सस्टेनेबिलिटी के लिए? ऑर्बिटल क्राउडिंग एंड स्पेस डेब्रिस। सो जो बहुत सारे ऑपरेशंस अभी स्टार्ट हुए हैं, बहुत सारी सैटेलाइट्स एक ही बार लॉन्च कर दी जाती है, सो उससे हमारा एक क्राउडिंग ऑफ ऑर्बिट्स एक कॉन्सेप्ट है जिससे हमारा कैंसलर सिंड्रोम हो सकता है। जो बहुत सारे एक स्पेस में बहुत सारे व्हीकल्स या फिर सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी जाती हैं और वो आपस में फिर टकराने लग जाते हैं। सो उससे हमारा एक कैसलर सिंड्रोम, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है और उससे हमारा कैसलर सिंड्रोम होता है। सो इट्स बेसिकली अ थ्रेट टू स्पेस सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा मिलिटराइजेशन एंड वेपनाइजेशन। सो अभी हमारा इंडिया में ही एक एसेट वेपन यूज हुआ था, जिसमें हमने डिस्ट्रक्टिव एंटी सैटेलाइट वेपन जिसे बोलते हैं। सो इंडिया, यूएस और बहुत सारी कंट्रीज ऐसे ऐसे वेपन्स यूज कर रही है जिससे हमारा वेपनाइजेशन या फिर मिलिटराइजेशन बढ़ रहा है अभी स्पेस का। जो ये कॉपस है, व्हाट कॉपस मींस कमिटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेसेस। सो इसने कुछ 5 इंटरनेशनल ट्रीटीज इसके अंडर आती हैं। स्पेस लॉ जिसके अंडर स्पेस लॉ गवर्न होता है। सो दिस इज मून एग्रीमेंट, आउटर स्पेस ट्रीटी, रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, रेस्क्यू एग्रीमेंट एंड लाइबिलिटी कन्वेंशन। सो दीज 5 कन्वेंशंस आर देयर। सो मून एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि कोई भी मून और उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कॉमन हेरिटेज है ह्यूमन काइंड के। सो उसको कोई भी यूज कर सकता है, एंड वो एक हेरिटेज की तरह है, दैट आर टू बी प्रोटेक्टेड एंड यूज पीसफुली। सो दैट इज मून एग्रीमेंट। आउटर स्पेस ट्रीटी, सो ये क्या करता है, ये एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल स्पेस लॉ के लिए, जैसे कोई भी पीसफुल यूज होना चाहिए स्पेस का, एंड बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी किसकी होगी, स्टेट की होगी, जो भी कोई मिशन लॉन्च कर रहा है। सो दैट कंट्री विल बी रिस्पॉन्सिबल and liable for any harm or any liability created by that country. So ये आउटर स्पेस ट्रीटी गवर्न करती है। नेक्स्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन। सो इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर कुछ रूल्स होंगे जो रजिस्ट्रेशन के लिए होंगे। कोई भी स्पेस ऑब्जेक्ट अगर लॉन्च होता है तो पहले उसका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर ओपन एंड फ्री एक्सेस है रजिस्टर्स के लिए, कोई भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। सो दैट इज ओपन। So this is registration convention. Next is liability convention. So liability convention क्या है कि ये बता रहे हैं कि absolute liability होगी on the part of launching state. जो भी कोई launching state है, like suppose that is India और US. So जिसने भी ये vehicle launch किया है, so that has to pay the convention for any liability created by that satellite or any weapon that is created by that state. So next है हमारा rescue agreement.
ये क्या करेगा कि ये ऑल द पॉसिबल स्टेप्स टू रेस्क्यू एंड असिस्ट द एस्ट्रोनॉट्स इन डिस्ट्रेस एंड प्रॉम्प्टली रिटर्न देम टू द लॉन्चिंग स्टेट। कोई भी पॉसिबल स्टेप अगर उठाने होंगे कोई भी रेस्क्यू के लिए या फिर एस्ट्रोनॉट्स को असिस्ट करने के लिए, ये एग्रीमेंट पहले साइन होगा। एंड ये डिस्ट्रेस से बचाएगा कोई भी एस्ट्रोनॉट्स होंगे या जो भी मिशन के अंडर, सपोज हमारा अभी गगनयान या हमारा ह्यूमन स्पेस अभी मिशन जाएगा, उसके अंडर ये वाला रेस्क्यू एग्रीमेंट पहले साइन होगा, देन दैट विल बी अंडरटेकन। नेक्स्ट हमारे कौन से थ्रेट्स हैं? आरपीओ। आरपीओ के अंदर क्या होगा कि अगर कोई भी ट्रेजेक्ट्री किसी की ऑल्टर कर जाती है, कोई भी स्पेस ऑब्जेक्ट है, उसको एक प्रॉक्सिमिटी में लेकर आना, उसके लिए जो ऑपरेशंस किए जाते हैं उससे भी हमारे आउटर स्पेस को कुछ थ्रेट होती है। दैट इज आरपीओ ऑपरेशंस। स्पेस वेदर भी हमारे सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकते हैं, और सपोज कोई एस्टेरॉइड है वो टकरा जाता है, स्पेस वेदर में अगर कुछ कोई भी एक्टिविटीज हो रही है वो हमारी सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकती हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को, कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर सकती हैं, इस वजह से बहुत सारे फेलियर हो जाते हैं। ये सारे थ्रेट्स हैं हमारे आउटर स्पेस को। इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? इसके लिए कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं और इंडिया में भी कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। ये गवर्नमेंट्स को सपोर्ट करेगा, कोई भी ग्लोबल स्पेस एक्टिविटी होती है, ये ऑफिस गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा उन एक्टिविटीज के लिए। कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, ये भी एक इंटरनेशनल फोरम है और इसका फोकस एरिया है प्रिवेंशन ऑफ अन आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस। आर्म्स रेस ना प्रमोट किए जाए, इसके प्रिवेंशन के लिए कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट एक फोरम बनाया गया। गाइडलाइंस ऑन स्पेस सस्टेनेबिलिटी, ये कुछ गाइडलाइंस बनाई है यूनाइटेड नेशन कमेटी ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस। 2019 में ये गाइडलाइंस आई थी कि किस तरीके से हमें आउटर स्पेस को यूज करना है। स्पेस सस्टेनेबिलिटी रेटिंग, ये डब्ल्यू इकोनॉमिक फोरम की एक इनिशिएटिव है ताकि हम सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल स्पेस मिशंस को कंडक्ट कर सकें। एसेट टेस्ट बैन रेजोल्यूशन, ये एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है क्योंकि इंडिया ने अभी कंडक्ट किया था एसेट को, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, और वैसे ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बैन करने के लिए बोला है कोई भी काइनेटिक एसिड टेस्ट नहीं कंडक्ट किए जाएंगे। जो भी हमारे सैटेलाइट को अगर डिस्ट्रॉय करेंगे एसिड मिशंस, वो बैन है अभी अंडर दिस रेजोल्यूशन। इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं? इंडिया के इनिशिएटिव्स आए हैं प्रोजेक्ट नेत्रा, जो इसरो ने इनिशिएट किया था ताकि कोई भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके अबाउट द स्टेटस ऑफ डेबरी, जो सैटेलाइट का डेबरी है या कोई भी लॉन्च व्हीकल का डेबरी है, उसके रिगार्डिंग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अंडर द प्रोजेक्ट नेत्रा। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, ये IIIT दिल्ली का एक प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर एक दिगंत स्पेस सेक्टर स्टार्टअप है जो इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल SSA ऑब्जर्वेटरी है गढ़वाल रीजन में, उत्तराखंड में। इसमें भी बेसिकली एक ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है कि सिचुएशनल अवेयरनेस रहे स्पेस के बारे में। नेक्स्ट हमारा कि इंडिया और यूएस ने भी ये बायलेटरल SSA एग्रीमेंट साइन किया है, अरेंजमेंट। स्पेडेक्स, ये क्या है, एक इन ऑर्बिट सर्विसिंग प्रोवाइड करेगा। इसरो ने इसको डेवलप किया है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जिसे हम स्पेडेक्स बोलते हैं। अभी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, व्हाट इज स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। ये नॉलेज प्रोवाइड करेगा स्पेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसको असेस करेगा कि क्या क्या थ्रेट्स हैं हमारे स्पेस एक्टिविटीज को, और उसके लिए कुछ इम्प्लीमेंट करेगा मेजर्स को, लाइक कुछ मिटिगेशन मेजर्स हम ले सकते हैं हमारे स्पेस से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। और इसके मेन एरियाज क्या है? स्पेस सर्वेलेंस एंड ट्रैकिंग ऑफ मैन मेड ऑब्जेक्ट्स लाइक सैटेलाइट्स,
स्पेस वेदर मॉनिटरिंग एंड फोरकास्ट। अगर कुछ स्पेस वेदर से रिलेटेड कुछ इश्यूज आते हैं तो इसके लिए हमने मॉनिटरिंग और फोरकास्ट के लिए स्टैब्लिश किया है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट मॉनिटरिंग ओनली नेचुरल स्पेस ऑब्जेक्ट्स। सो कोई भी अगर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर करेगा कि उससे कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है। सो ये 3 एस्पेक्ट्स को ये कवर करेगा। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। अभी इसमें एक टर्म है कैसलर सिंड्रोम, जिससे जैसे कि बोलते हैं कि अगर सपोज एक सिनेरियो है जिसमें बहुत सारी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो लो अर्थ ऑर्बिट में हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो आपस में उनका कोलिजन होने लग जाता है। सो तब एक इफेक्ट क्रिएट होता है जिसे हम कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। सपोज एक एक अगर स्पेस में जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे से टकराएगा, वो दूसरा ऑब्जेक्ट तीसरे से टकराएगा, और ऐसे ही कास्केडिंग इफेक्ट अगर स्टार्ट हो जाएगा उसमें एक सिचुएशन होगी कि वो कोलिजन करता रहेगा और उससे हमारा एक डेब्री जनरेट होता रहेगा, तो उससे हमारे फर्दर कोलिजन्स होते रहेंगे। सो दैट इज द स्पेस केसलर सिंड्रोम, एक चैन रिएक्शन बन जाएगा।